ये आज का जो मेन सेशन है वो बेस्ड होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर। हालांकि टॉपिक पूरी तरह से नया है लेकिन ये भी पॉइंटर पर ही बेस्ड होगा, इसीलिए इसे हमने पॉइंटर सेशन 5 का नाम दे दिया है। तो क्या रहेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसका टॉपिक है, पॉइंटर पे ही बेस्ड होगा। और सबसे पहले हम देखते हैं भाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। तो इसे समझने के लिए हम मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पे अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ memory management techniques. कौन कौन सी भाई? फर्स्ट वन इज स्टैटिक memory allocation. First one is static memory allocation and next one is dynamic memory allocation. ठीक है, फर्स्ट वन इज static memory allocation and next one is dynamic memory allocation. In C, when we declare any variable, ध्यान से देखिएगा, when we declare any variable, array और struct object, ठीक है, और any other type or any other variables, it is allocated a static memory block, ठीक है, at the time of compilation. वो स्टैटिक की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर हम कोई चीज हमने डिक्लेयर कर दिया, सी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने इंटीजर, तो फिक्स्ड हो जाएगा, इंटीजर विल टेक 4 बाइट्स। अगर मैंने एरे बना लिया इंटीजर का, एरे ऑफ 2, तो उसने फिक्स कर लिया 8 बाइट। और ये जो कंपाइलेशन के टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, अर्ली बाइंडिंग हो जाती है, यही क्या कहलाती है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ड ओवर द डिक्लेरेशन। पूरी तरह से जो डिक्लेरेशन पे जितने भी मेमोरी एलोकेट होती है वो क्या कहलाती है, स्टैटिक। अगर हम कहीं एक्सप्रेशन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करें, इक्वल टू लगाकर कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो याद रखिए जितने भी कैलकुलेशन है वो कब होते हैं, डायनेमिकली रन टाइम पर होते हैं। जैसे मैंने कहा a प्लस बी, तो अब a प्लस बी का क्या रिजल्ट आएगा वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब हम उस स्टेटमेंट को रन करेंगे और जब कंपाइल करता हुआ प्रोग्राम उस लाइन पर आएगा और उसे जब चलाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो in C, when we declare any variable, array or structure object or any other variable, it is allocated a static memory block at the time of compilation. Compilation के टाइम पे static memory decide कर देता है या दे देता है। So the memory area will be reserved for that variable or array while the whole लाइफ स्पैन ऑफ प्रोग्राम। तो जितनी देर प्रोग्राम चलेगा उतनी देर वो पूरा मेमोरी का जो एरिया है क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखेगा। अगर काम हो गया एरे का, ये नहीं भी हुआ, तब भी जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक आपकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी। हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही है। तो the memory area will be reserved for the variable or array while the whole lifespan of the program. Even if we don't put any value to variable, the number of bytes will be remain reserved. ठीक है, and that memory cannot be used by other variable, ठीक है। वो मेमोरी किसी और वेरिएबल यूज नहीं कर सकता उस टाइम पर जब तक हम फंक्शन हमारी कॉलिंग खत्म नहीं होती, है।
the memory get released when the function calling or program get finished। ये सारा सिनारियो अभी होता आ रहा है, अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसी सारे सिनारियो पर बेस्ड है। तो ये कौन सा एलोकेशन है? स्टैटिक एलोकेशन है। तो सपोज कीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, तो दिस होल या this type of allocation is called as static memory allocation, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल भी लेते हैं। we have created an array क्या array बनाया हमने? इंटीजर a of 5। now at runtime we cannot change its size। रन टाइम पे इसकी साइज नहीं बढ़ा सकते हम। we cannot input more than 5 नंबर। अगर मान लीजिए मुझे रन टाइम पे जरूरत पड़ी और मुझे लगा नहीं मुझे 2 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड करने, तो आप इस मेमोरी पे नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक है। इफ वी, और ये भी तो देखिए, इफ वी डोंट पुट एनी नंबर, अगर हमने कुछ भी नंबर नहीं भी दिया इनसाइड एरे स्टिल द सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी इज ब्लॉक्ड मतलब वो किसी दूसरे द्वारा यूज में नहीं लाई जा सकती। तो मैं इसमें ज्यादा भी नहीं कर सकता, अगर मैं इसे बिल्कुल नहीं करूं तो भी ब्लॉक रहेगी, और अगर मैंने 5 लिया और मुझे 2 ही नंबर की जरूरत है तो भी 3 जो बाकी खाली हुए बफर हैं वो भी रिजर्व बने रहेंगे, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब अगर हम बात करें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 बाइट की मेमोरी है, 10 बाइट की मेमोरी है, 40 बाइट की मेमोरी है और आपके पास कई सारे वेरिएबल पे काम करना है, तो अगर आपको एक के बाद एक वेरिएबल यूज करना है, एक आपने एरे रखा, फिर आपको लगा इस एरे का काम खत्म है, दूसरा एरे की जरूरत है, तो क्यों ना उसी मेमोरी को, उसी 40 बाइट में पिछले वाले को रिलीज करके वापस वही मेमोरी दूसरे को दे दी जाए, उसका काम हो जाए तो उसको रिलीज करके किसी तीसरी प्रोसेस को दे दी जाए। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम फास्ट होता जाएगा, मतलब कम मेमोरी में आप ज्यादा डेटा या ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन हाँ, कब होगा पॉसिबल? जब एक प्रोसेस कंप्लीट होती चले जाए और वो उसका जो डेटा है, उसका जो ब्लॉक है मेमोरी का, वो क्या होता चला जाए, रिलीज। या एक ही प्रोसेस के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट रन होता चला जा रहा है, उसके बाद हम मेमोरी को क्या करते चले जाए, फ्री करते चले जाए। इसी तरह से अगर मैंने कोई एरे बनाया, मुझे लगा मुझे और भी इसमें ब्लॉक जोड़ने हैं, तो मैं उस मेमोरी को रन टाइम पर ही क्या कर सकूं, इंक्रीज कर सकूं। तो इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, रिलीज करना, ये सारे काम अगर हम रन टाइम पर करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसी को हम कहते हैं डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ड ऑन पॉइंटर। ठीक है, डायनेमिक एलोकेशन इज बेस्ड ऑन पॉइंटर। इट इज डन एट रन टाइम। इसका मतलब है मेमोरी ब्लॉक, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, मेमोरी ब्लॉक्स कैन बी allocated and deallocated हम ये भी कह सकते हैं released during run time। तो memory blocks can be allocated or deallocated, deallocated और reallocated, सही लिखा था, और reallocated, 3 चीज होती हैं ड्यूरिंग द रन टाइम। हम रन टाइम पर हम मेमोरी के ब्लॉक को बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखें, we can use the same block of memory, या हम क्या कह सकते हैं,
same memory address with multiple address to hold different values at different time। ये भी हम देखेंगे, सारी चीज प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरह से सेम मेमोरी को हम डिफरेंट टाइम पर, एक बार एक मेमोरी ब्लॉक हमने यूज किया, उसी के बाद हमें चाहिए यही मेमोरी ब्लॉक किसी दूसरे के लिए हमें एलोकेट करना है, तो रन टाइम पर हम इसे चेंज कर देंगे। तो DMA is based on pointer. It is done at runtime. Memory block can be allocated, delocated, or reallocated during the runtime. We can expand or reduce or clear the memory block at runtime। हम रन टाइम पे ही सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, the DMA dynamic memory allocation is not performed by declaration। एक चीज याद रखें, डिक्लेरेशन से हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्लेरेशन तो कंपाइल टाइम पे ही फिक्स्ड हो जाता है। तो जब भी आप DMA करेंगे तो नॉट परफॉर्म बाय डिक्लेरेशन, वी हैव टू राइट सम एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैविंग इक्वल टू साइन। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें क्या लगा, ऐसे स्टेजेस पे इक्वल टू लगा हो, जैसे कोई भी चीज असाइन करनी है तो इक्वल टू करके अगर हम असाइन करेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, एक्सप्रेशन। तो वी हैव टू राइट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज होती है जो रन टाइम पे चलती है। C provides following functions for dynamic memory allocation। तो मुझे अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस पढ़ने होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है। स्टैटिक में क्या इशू है ये बता दिया हमने, डायनेमिक में वो इशू नहीं आएंगे। मतलब अगर आपको मेमोरी नहीं चाहिए तो आप वो मेमोरी फ्री कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि मेमोरी हमें चाहिए तो आप उसे बढ़ा लीजिए, अगर आपको, और जब तक मेमोरी नहीं चाहिए आपको तब तक आप मेमोरी को रिजर्व ही मत कीजिए। तो फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं, मैलॉग, कैलॉग, रीअलॉक या रीलॉक एंड फ्री। 4 फंक्शन है। All these functions comes from malloc.h। सारे फंक्शन किस हेडर फाइल से आएंगे, malloc.h हेडर फाइल से आएंगे। तो हमें इन फंक्शंस को पढ़ना है। कौन कौन से फंक्शन, malloc.h। सबसे पहले malloc फंक्शन देखते हैं। This function used to allocate memory block of specified size to a pointer। याद रखें, जब भी डायनेमिक का काम होगा ये पॉइंटर को ब्लॉक, क्योंकि भाई एड्रेस निकाल के देगा। जब भी आप डायनेमिक की बात करेंगे तो कोई वेरिएबल नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि अगर वेरिएबल हमने बना दिया तब तो स्टैटिक ही हो गया वो। तो वी हैव सम पॉइंटर्स, मेरे पास पॉइंटर होगा और मुझे इस पॉइंटर को रन टाइम पे मेमोरी का एक ब्लॉक उठा के दे देना है। अब क्योंकि वो ब्लॉक रन टाइम पे बनेगा, इसलिए पहले से ये भी पता नहीं होगा कि उसका एड्रेस क्या है, तो रन टाइम पे एड्रेस पता चलेगा और ये पॉइंटर में आएगा। तो बेसिकली पॉइंटर में क्या आएगा, जो भी मेमोरी लोकेट करेगा रन टाइम पे हमारा प्रोग्राम, उसका बेस एड्रेस पॉइंटर में आएगा। याद रखेंगे कौन सा एड्रेस, बेस एड्रेस आएगा, क्योंकि अब यहाँ सारा खेल हमें एड्रेसिंग से करनी, कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास। पॉइंटर will get the base address of memory of या allocated memory block। जो भी मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा पॉइंटर उसका क्या रखेगा, बेस एड्रेस। फर्दर we can use pointer arithmetic access the other, so access the values and addresses।
ये तो पता है आपको, प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस करके हम किसी भी ब्लॉक पर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर मैंने कोई बड़ा ब्लॉक असाइन कर दिया 20 बाइट का और मैंने इंटीजर रखना शुरू किया, तो मुझे पता है भाई एक इंटीजर रखा तो 20 बाइट तो नहीं भरेगा, तो आप नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे तो 4 बाइट जंप करना, तो प्लस प्लस कर देंगे। तो दिस इज पॉइंटर अरिथमेटिक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। कुछ एक चीज और देख लेते हैं। द ब्लॉक एलोकेटेड बाय malloc function contains some garbage value by default। जो भी ब्लॉक एलोकेट करके मिलेगा वही एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन उस एड्रेस पे जो मेमोरी होगी, ठीक है, कंटेंट की अगर हम बात करें तो उनमें कंटेंट क्या डाला होगा, सब गार्बेज डाला होगा। सिंटैक्स देखें हम। सिंटैक्स में आपको लिखना है पॉइंटर इक्वल टू, यहाँ पर आपको जिस डेटा टाइप का, जिस टाइप की मेमोरी लोकेट करनी है, पॉइंटर लगा दीजिए, एंड यहाँ लिखेंगे मैलॉक, और यहाँ पर साइज इन बाइट्स। आपको किस फॉर्मेट में साइज देनी है, केवल एक आर्गुमेंट रखना, बाइट में रखना, बाइट में। ये लाइन रन टाइम पर कन्वर्ट हो जाएगी किस पर, एक्सप्रेशन पे। तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी आप साइज देंगे, पहले से एलोकेट नहीं होगी। जब प्रोग्राम रन होगा और इस लाइन पे जब हमारा कर्सर पहुंचेगा या हमारा कंट्रोल पहुंचेगा, तब इस पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट होगी। अगर बाई चांस इस लाइन से पहले ही मैंने कोई कंडीशन लगा के रख दी कि अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक कर दो, या फिर रिटर्न कर दो, या फिर एग्जिट कर दो, तो अगर इस लाइन तक नहीं पहुंचा तो ये जो साइज आने वाली थी पॉइंटर में वो आएगी भी नहीं। तो इस तरह से हम कंडीशनल एक्सप्रेशन भी इसे बना सकते हैं किसी कंडीशन के अंदर, कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ही उसे मेमोरी एलोकेट की जाए, अदरवाइज ना की जाए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इस तरह से देखना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोई पॉइंटर मैंने बनाया, इंटीजर पॉइंटर पी, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर पी, और मुझे इसमें कुछ मेमोरी एलोकेट करनी है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए। हमने लिखा इंटीजर पॉइंटर भी p इक्वल टू इंट पॉइंटर। सबसे पहले क्या लिखना, टाइप और पॉइंटर, तो हमने लिखा इंट पॉइंटर मैलॉक नंबर ऑफ, ये साइज इन बाइट्स, तो नंबर ऑफ बाइट्स क्या दे दिया 20। तो यहाँ पे 20 बाइट का एक पूरा ब्लॉक p को एलोकेट हो जाएगा, और p विल पॉइंट द बेस एड्रेस। उसका जो पहला एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वो कौन पॉइंट करेगा, p। अब क्योंकि 20 बाइट का मेमोरी है और हमने इंटीजर टाइप का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टोटल कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं भाई, 5 इंटीजर्स इन कोड ब्लॉक, ठीक है। इन विंडोज 5 इंटीजर इन, लिख देते हैं कोड ब्लॉक का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, एंड 10 इंटीजर्स इन टर्बो पे अगर आप चलाएं इसी प्रोग्राम को, तो आप कितने इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, 10, क्योंकि वहाँ 2 बाइट का लेगा, बट यहाँ पर 5 बाइट का। तो ये भी हमें डिसाइड करना है भाई कि ऐसा ना हो, हम जिस एप्लीकेशन या जिस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं उसी के हिसाब से ये एलोकेशन। तो मुझे यहाँ पे कुछ 20 की जगह पर हम कुछ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इस तरह से, जो कि कैलकुलेट करके निकाले कि आपको एग्जैक्टली कितनी वैल्यू या कितने बाइट की जरूरत है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम यूजर से इनपुट करा के भी ले सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल है तो हम यहाँ वेरिएबल लिख सकते हैं रन टाइम पे, जो भी यूजर उस वेरिएबल पे वैल्यू देगा उतने ही बाइट यहाँ लोकेट होगी। तो हम ऐसा हम कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट वेरिएबल और एनी कैलकुलेशन इनसाइड द मैलॉक। कैसे भाई, तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू एलोकेट मेमोरी फॉर 10 इंटीजर्स। हमें 10 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, और आपको ये नहीं पता कि भाई इंटीजर कितने बाइट लेता है, क्योंकि यहाँ तो मुझे लिखना होगा। अब जैसे अगर 4 बाइट ले रहा है तो 40 बाइट, लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे 2 बाइट ले रहा है तो वहाँ 20 बाइट लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए इंटीजर पॉइंटर p बनाया, p इक्वल टू सबसे पहले इंट पॉइंटर, डेटा टाइप एंड पॉइंटर, देन मैलॉक। अब यहाँ पर मुझे 10 इंटीजर्स की क्या निकालनी है, मेमोरी। तो हम यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया 10 इंटू साइज ऑफ इंट। ये देखिए, साइज ऑफ फंक्शन क्या करेगा, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो साइज पता लगाएगा इन बाइट्स में। बाइट में पता लगाएगा किसकी साइज, इंट की साइज। अगर हमें नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिस प्लेटफॉर्म पे जितनी साइज होगी वो निकाल के देगा। हमें एक चीज जरूर पता है कि हमें 10 इंटीजर्स के लिए नंबर चाहिए, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। तो 10 इंटू, जैसे हम कोड ब्लॉक में चलाएंगे, साइज ऑफ इंट क्या निकला 4, तो 10 इंटू 4 क्या निकला है 40। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहे हैं ये बदल जाएगी किसमें, या तो 40 या फिर 20, वो डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म पे हम चला रहे हैं।
तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ा कि 40/2, हमने क्या लिखा 10 इंटू साइज ऑफ इंट। इंटू क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट करके निकालनी थी। तो ये लाइन आप चाहे पहले किसी वेरिएबल पे स्टोर करें और वो वेरिएबल यहाँ पास करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कैसा कर सकते हैं। मैंने इंटीजर ए क्या ले लिया, साइज इक्वल टू 10 इंटू साइज ऑफ क्या ले लिया, इंट, ठीक है। और अब हमने लिखा p इज इक्वल टू इंट पॉइंटर अलाउ, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, साइज। तो यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल बाइट्स देनी है, और बाइट आप चाहे तो इंटीजर कांस्टेंट लिखें, चाहे तो आप वेरिएबल लिखें, चाहे तो आप कैलकुलेशन करके लिखें, ठीक है। चलिए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने रन टाइम पर मेमोरी मैनेजमेंट करना है। एग्जांपल 1 देखिए, हम चाहते हैं यूजर से पूछें, हमें कुछ नंबर्स इनपुट कराने हैं, और कितने नंबर इनपुट कराने हैं यूजर से आस्किंग करके पूछना है। तो इनपुट सम नंबर्स inside an array ही मान लेते हैं, inside an array the numbers counting मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, will be given by user। नंबर की काउंटिंग कितनी होगी, कितने नंबर होंगे, वो कौन बताएगा, यूजर। तो प्रोग्राम रन करने से पहले यूजर से पूछ ले कि आप कितने नंबर स्टोर करना चाहते हैं, जितने भी यूजर नंबर दे उतनी ही मेमोरी एलोकेट करो, उससे ज्यादा नहीं। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, इंटीजर एरे बना रहे थे। तो एरे बनाने से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हमने यहाँ पे एरे बनाया होता, इंटीजर ए अगर बना दो 5, तो इट्स नॉट अ राइट थिंग, ठीक है, नॉट राइट सॉल्यूशन। क्यों राइट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो काउंटिंग यूजर से पूछनी मुझे कितने नंबर आप देना चाहते हैं, और उतनी ही मेमोरी एलोकेट करनी है। सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखिए हमने सबसे पहले काम किया, एक हेडर फाइल लगा लेते हैं, हैश इंक्लूड malloc.h, हैश इंक्लूड malloc.h, और हेडर फाइल हमारी एज यूजुअल stdio.h। हमने फंक्शन बनाया में, देखिए इंटीजर एक हमने ले लिया नम, फॉर नंबर ऑफ के लिए, हाउ मेनी नंबर यूजर वांट टू इनपुट, एक ले लिया आई, और एक पॉइंटर क्या ले लिया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है। तो सबसे पहले हमने कहा यूजर से printf हाउ मैनी नंबर्स you want to input, how many number you want to input, और हमने इसे स्कैन कर लिया, scanf %d एड्रेस ऑफ नम। तो ये तो हो गए नंबर्स। अब अगर यूजर कहता है 2 नंबर इनपुट करने हैं, तो 2 नंबर की मेमोरी कैलकुलेट करिए, 2 नंबर के लिए कितनी मेमोरी चाहिए वो कैलकुलेट करिए और पी को एलोकेट कर दीजिए। अगर यूजर ने कहा 10 नंबर्स, तो 10 नंबर के लिए मेमोरी कैलकुलेट करिए और एलोकेट कर दीजिए। तो हमने यहाँ लिखा p इक्वल टू किस टाइप मेमोरी एलोकेट करने, इंट पॉइंटर मैलॉक। कितने मेमोरी एलोकेट करनी हमें नहीं पता, किस वेरिएबल को पता, नम को। तो नम इनटू जितने भी यूजर नंबर दे रहा है, जितने भी काउंटिंग दे रहा है, उतनी काउंटिंग के लिए साइज ऑफ क्या लगा दिया, इंट। तो मेमोरी कैलकुलेट कर लेगा ये हमारा एक्सप्रेशन। कैसे कैलकुलेट करेगा, हम सपोज कि यूजर ने कहा 2, तो 2 इंटू साइज ऑफ इंट क्या निकाला 4, तो 2 इंटू 4 8 बाइट। अगर हमने कहा 10, तो 10 इंटू 4 40 बाइट। तो सारी चीजें कहाँ एलोकेट हो गई, पी में आ गई। अब यहाँ पे हम लगाते हैं लूप फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक, नम तक, i प्लस प्लस, और हमने यहाँ लिख दिया printf एंटर नंबर। अब जितनी बार यूजर कहेगा उतनी ही बार ये मैसेज आएगा, उतनी बार लूप चलेगा। अब देखिए स्कैनफ कैसे कराना, क्योंकि पॉइंटर पढ़ा हमने, तो %d। अब क्योंकि पॉइंटर तो एड्रेस ऑफ की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सीधे p+i। स्कैनफ कहाँ करा लिया, p+i। ये तरीका भी हमने एरे के टाइम पे बताया हुआ था आपको। तो p+i, p क्योंकि p का मतलब ही एड्रेस, बेस एड्रेस पर है। पहली बार i 0 है तो बेस एड्रेस प्लस 0, तो बेस एड्रेस पे डेटा आएगा। अगली बार p+1 होगा तो उसके नेक्स्ट वाले पर एड्रेस आएगा।
तो इस तरह सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे। और फिर हमने सब सारे नंबर स्टोर हो गए तो हमने यहाँ लिखा यू हैव गिवन, ये भी तो प्रूफ करना भाई कि नंबर स्टोर है कि नहीं है। फॉलोइंग नंबर्स, और मुझे सारे नंबर प्रिंट भी करने हैं। तो फिर हमने लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम एंड आई प्लस प्लस। और प्रिंट करने के लिए क्योंकि वैल्यू चाहिए तो मुझे लिखना होगा परसेंटेज डी। वैल्यू चाहिए तो हमने कहा परसेंटेज डी स्लैश एन। और वैल्यू के लिए मुझे क्या लगाना होगा, कंटेंट ऑफ ऑपरेटर लगाना होगा। पी प्लस आई यहाँ भी लिखेंगे, बट यहाँ पे डी रेफरेंसिंग करनी होगी क्योंकि पी में तो एड्रेस है। तो हमें दोनों चीज चाहिए। चलिए हमें ये भी प्रूव करना वैल्यू और एड्रेस क्या है। तो परसेंटेज डी कोलन परसेंटेज यू, वैल्यू के लिए कंटेंट ऑफ लगाइए और एड्रेस के लिए सिर्फ पी प्लस आई लिख दीजिए। तो ये भी दिख जाएगा कौन सा एड्रेस किसके लिए रिजर्व। तो यहाँ पर देखिए एरे में हम क्या कर रहे थे, स्क्रिप्टिंग ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ये चीज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो पहला डायनेमिक एलोकेशन का प्रोग्राम हमने बनाया, इसे हमने बिल्ट एंड रन किया। तो जब भी प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इनपुट, हमने कहा 3 नंबर्स, तो केवल 3 ही नंबर मांगेगा। देखिए 10, 20 और हमने दिया 45। और ये देखिए हमने जो नंबर दिए स्टोर में 10 स्टोर है, 3220 लास्ट में देखिएगा 1186 5320 624 एंड 28, 4 बाइट का डिफरेंस भी है। और ये देखिए हमने पहले से कोई एरे बनाकर भी नहीं रखा था, फिर भी हम एरे की तरह डेटा इनपुट कर रहे हैं। अगर मुझे ज्यादा डेटा देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं रह गई कि हमारे पास जो साइज उससे ज्यादा, हमने कहा 10। अब ये 10 नंबर पूछ लेगा, देखिए ठीक है। ये देखिए सारे के सारे नंबर जाके स्टोर हो रहे हैं, कोई गार्बेज नहीं आ रहा। मतलब ये प्रूफ हुआ कि सारे नंबर हम मैलॉक से रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और हमारे नंबर को स्टोर कर सकते हैं। एक चीज और हमें इसमें प्रूफ करनी है कि एक लाइन मैंने लिखी थी कि बाय डिफॉल्ट जब ये मेमोरी एलोकेट करके देगा तो जब तक हम उस पर कुछ स्टोर नहीं करेंगे तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गार्बेज। तो गार्बेज मतलब यहाँ पर देखिए नंबर इनपुट कराने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें जो भी मेमोरी एलोकेट है वो उसमें क्या वैल्यू गार्बेज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटफ मेमोरी एलोकेटेड और हम लिखा, और हमने कुछ नहीं लिखा, सीधे यहाँ पर एक लूप लगा के हमने यही वाला लूप नीचे वाला जो उठाया इसको उठा के लिख दिया वहाँ पे। तो पहले हम मेमोरी लोकेट करने से पहले देखना चाहते हैं कि मेमोरी में क्या क्या लोकेट हुआ है। तो यहाँ जो मिलने वाला है ये क्या मिलने वाला है, गार्बेज। क्यों, क्योंकि जब मेलॉक कोई मेमोरी देगा तो उनको गार्बेज से एलोकेट या फिल करके देगा बाय डिफॉल्ट। फिर जब ये सारा फिल्ड हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पूछेंगे यूजर से एंटर नंबर। यहाँ पे स्लैश हम लगा दिया। अब देखिए फिर से रन किया, मैंने लिया 2, ठीक है 2। तो देखिए पहले 2 बार गार्बेज दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा जो मैंने नहीं दिखा और वो एड्रेस आ रहा 68 एंड 72। एड्रेस तो यही रहेगा, देखिए एड्रेस नहीं बदलने वाला है अभी, लेकिन हाँ मेमोरी यहाँ पे हम जो देंगे वो आएगी। तो हमने दिया 100 एंड 200, जो वैल्यू देंगे वो बदल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 100 एंड 200 आ गया। एड्रेस वही 568 पे और ये 572, तो ये 572 पर। तो जो एड्रेस एलोकेटेड है हम उसी एड्रेस पर वैल्यू बदल रहे हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ बाय डिफॉल्ट जब हम एलोकेट करेंगे तो गार्बेज रहता है। तो पहला एग्जांपल हो गया। ये कौन सा फंक्शन हुआ, मैलॉक फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कैलॉग फंक्शन। कैलॉग अब कुछ चीजें इसकी मैलॉग जैसे हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर allocating memory block at run time। ये भी वही काम करता है इसकी तरह, मैलॉक की तरह, इसलिए इट इज मच सिमिलर टू मैलॉक जैसा ही है, सिंटैक्स भी सेम है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देखिए। द difference is that
इट विल एलोकेट द मेमोरी, ऐसा कह सकते हैं, इट विल क्रिएट द buffers inside the allocated memory like array। जिस तरह आप एरे बनाते हैं तो इंडेक्सिंग हो जाती है ना, एरे के अंदर बफर 0 1 2 3 4 इस तरह से बफर्स बन जाते हैं मेमोरी में। पार्टीशन, बफर मतलब पार्टीशन बना के दे देता है ये मेमोरी में, पार्टीशंस बना कर देगा लाइक एरे, एरे की तरह ये पार्टीशन बना के देगा। जबकि मैलॉक कोई पार्टीशन नहीं बनाता, पूरा पूरा एक ब्लॉक उठा के दे देता है आपको। मैलॉक पूरा पूरा एक ब्लॉक दे देता, कैलॉग क्या करेगा, पार्टीशन बना के देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, all the memory blocks will be filled with 0 by default। ठीक है, ये दूसरा अंतर है। जबकि मैलॉक क्या करता है, किससे फिल्ड करके देगा, गार्बेज से। ये किससे फिल्ड करके देगा, 0 से। The syntax is also little bit different। Here we have to pass two arguments। यहाँ पे दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, जबकि मैलॉक में एक ही आर्गुमेंट देना पड़ता। पहला आर्गुमेंट होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड साइज ऑफ ईच ब्लॉक, क्योंकि जितने भी ब्लॉक होंगे वो सिमिलर साइज के होंगे। ठीक है, इट विल क्रिएट द बफर्स, बफर तो बनाएगा लेकिन सेम साइज ऑफ बफर, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, विल क्रिएट द सेम साइज ऑफ बफर्स और पार्टीशंस इनसाइड द एलोकेटेड मेमोरी लाइक एरे की तरह। एरे में कैसा होता है, सारे बफर, अगर एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर 2-2 बाइट के सारे बफर होंगे। तो जब आप इस पे बनाएंगे तो कैलॉग में दो आर्गुमेंट पास करने, नंबर ऑफ ब्लॉक एंड साइज ऑफ ईच ब्लॉक। लेकिन मैलॉक में केवल हम क्या देते हैं, साइज। अगर मुझे चाहिए भी 5 बफर या 10 बफर की साइज, तो पहले मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वो साइज देंगे। तो सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स किस तरह से है इसका। हमें यहाँ भी लिखना है पॉइंटर इक्वल टू, यहाँ पे टाइप एंड पॉइंटर ही लिखना है। यहाँ मैलॉक की जगह क्या लिख देना, कैलॉग। यह दो चीज, नंबर ऑफ बफर एंड साइज, नम एंड साइज। लाइक जैसे कि अगर मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर पी, एलोकेट करना मेमोरी 10 इंटीजर्स के लिए, लाइक एलोकेट मेमोरी फॉर 10 इंटीजर्स। तो यहाँ मुझे लिखना होगा इंटीजर p एंड फिर हम लिखेंगे p इज इक्वल टू इंट पॉइंटर, क्योंकि इंटीजर चाहे टाइप पे चाहिए मुझे, कैलॉग। सबसे पहले नम कितना हो गया, 10। देन साइज क्या हो गई, 4। तो 10 इंटीजर्स, 10 नंबर्स, ये 10 ब्लॉक्स आएंगे। कितने बाइट के, 4 बाइट के, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का है। और या फिर अगर आप 4 नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू इंट पॉइंटर कैलॉग। यहाँ पर 10 कॉमा, हमें साइज नहीं पता तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट लिख दीजिए। लेकिन हाँ, कॉमा लगा कर, मैलॉक में कॉमा नहीं लगाते, वहां पे क्या लगाते हैं, इनटू का साइन लगाते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट करके सिंगल वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू रहने देते हैं। तो उस एग्जांपल को हम चेंज करने वाले हैं, जो अभी हमने पढ़ा था मैलॉक से, इसको देखिए कैलॉग से करते हैं। कहाँ चेंज आएगा, यहाँ पे हाउ मैनी नंबर यू वांट टू इनपुट, ये सब ठीक है। बट यहाँ पे मैलॉक की जगह हम क्या लिख देंगे, कैलॉग। यहाँ पे नम इनटू हटाकर नम कॉमा कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट किस वेरिएबल पे है, नम में। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लेके दिखा, यहाँ पे 10 लिखा था, बट यहाँ पे प्रोग्राम के सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो भी नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो किसके पास है, नम्स नाम के वेरिएबल में। और उनका साइज पता लगाने के लिए क्या लिख दिया, साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पर उतने ही ब्लॉक एलोकेट हो गए। अब दूसरी लाइन ये प्रूफ करनी थी हमें कि हाँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आया है। तो देखिए ये वाला जो कोड है, ये वाला जो लाइन है, ये हर एक को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पिछली बार हमें गार्बेज मिल रहा था, लेकिन इस बार गार्बेज नहीं, क्या मिलेगा, 0। हर बार 0 मिलेगा, क्योंकि कैलॉग उनको 0 से फिल्ड करके देगा। बाकी सिनारियो सेम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो देखिए हमने इसे रन किया, यहाँ पर ठीक है, नम्स हो गया है, नम है, नम।
मैंने बिल्ट एंड रन किया और फिर देखिए नंबर ऑफ हमने 3 नंबर ऑफ, फिर काउंटिंग ऑफ नंबर्स क्या डाल दी 3। अब देखिए 3 नंबर पहले देखिए सब तीनों पे 0 आ रहा है, हमने दिया क्या नहीं, तो पिछली बार यहाँ क्या आ रहा था गार्बेज, यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए जो मेमोरी लोकेट करी है, एड्रेस नहीं बदलने वाला, हम जो डेटा देंगे 68 72 76 में जाएगा, लेकिन वैल्यू बदल जाएगी। अब जो मैं वैल्यू दूंगा वो वैल्यू रहेगी, तो देखिए सेम एड्रेस पे 12 23 एंड 21 हो गया, 68 72 एंड 76 पर। तो ये बाय डिफॉल्ट किससे फिल्ड करके देगा, 0 से फिल्ड करके देगा, जबकि मैलॉक गार्बेज से फिल्ड करके देता है। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा फंक्शन है री अलॉक या रिलॉक। it is used to modify the size of memory allocated to the pointer using malloc or calloc function। malloc और calloc से जो भी साइज एलोकेट की गई है इंटीजर को, अगर आपको उसको साइज को मॉडिफाई करना है, मतलब अगर आप चाहें तो साइज को और इंक्रीज करना, आपने 3 नंबर के ले लिया, बाद में आपको लगा नहीं मुझे 2 नंबर और लेने हैं, तो उसी मेमोरी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वी कैन एक्सपेंड और रिड्यूस मेमोरी साइज यूजिंग रिलॉक फंक्शन। हम कैसे मॉडिफाई करेंगे तो ये देख लेते हैं। सपोज कि पहले भी इसको एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका देखते हैं, ट्रैक चेक करके पहले देखते हैं किस तरह सिंटैक्स काम करता है इस पर। यहाँ तक ठीक रहा, यहाँ तक हम आगे बढ़े यहाँ से, और हमने यूजर्स पूछा क्या अभी आप और नंबर इनपुट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट। कुछ वेरिएबल और हमने बना लिए, देखिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लिया कैरेक्टर CHAR, कैरेक्टर CH या चॉइस, कैरेक्टर चॉइस, और एक इंटीजर हमने ले लिया न्यू साइज, ये हमने डेटा लिया। न्यू साइज चेक करते हैं, अगर कुछ इशू हो तो रिजॉल्व करेंगे। हमने कहा प्रिंट एफ डू यू वांट इनपुट मोर, क्या अभी आप और भी इनपुट करना चाहते हैं। हमने कहा वाई और एन टाइप करिए, क्या टाइप करिए, वाई और एन। 2 ऑप्शन दिया हमने, किस में लेना था, चॉइस इक्वल टू गेट CHAR, जो भी यूजर चॉइस देगा वो किस पे आ गई, चॉइस पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि यूजर ने अगर y दिया है तो यूजर से पूछना है हाउ मेनी मोर नंबर यू वांट टू इनपुट, और अगर यूजर ने नो दिया तो कोई जरूरत ही नहीं आगे करने की। तो यहाँ पर अगर यूजर ने यस दिया तो हमने चेक किया इफ चॉइस इक्वल टू वाई, कैपिटल वाई हो या फिर चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल वाई हो, अगर इनमें से कुछ है, इनमें से कुछ है तो एक नई कहानी बनेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, करली ब्रैकेट, एक से ज्यादा लाइनें यहाँ जरूरत होगी। अगर ऐसा है तो मैंने यूजर प्रिंट एफ किया एंटर, ये हमने लिख दिया हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर्स और भाई, कितने नंबर्स और। अब स्कैनएफ के लिए हमने कोई वेरिएबल अगर नहीं लिया तो उसी %d एड्रेस ऑफ किस में ले लिया, सपोज कीजिए नम, एड्रेस ऑफ किस में ले लिया, नम में। लेकिन जैसे ही नम में मैंने लिया तो पुराना जो नंबर था उससे हट जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है नम। पहले मान लो हमने 3 नंबर किए थे तो नम में 3 स्टोर था, लेकिन जैसे हमने 2 और दूसरी बार 2 कर दिया सपोज किए, तो नम में 3 हट के क्या आ जाएगा, 2। तो मुझे ये पता नहीं चलेगा पहले से कितने नंबर हैं, क्योंकि ये तो किसको पता है, सिर्फ नम। तो एक काम और करते हैं, आगे बढ़ने से पहले, चॉइस लेने से पहले, अगर चॉइस यस है तो जो न्यू साइज है उस पर पहले हम इस नम का डेटा रख लेते हैं, बाद में फिर न्यू साइज को हम मॉडिफाई कर देंगे। और जो भी यूजर ने दिया, अब जो न्यू साइज है, न्यू साइज प्लस इक्वल टू नम, पहले इस लाइन से पहले इनपुट करने से पहले नम में क्या था, पुरानी साइज थी, और जब इनपुट किया तो इसमें पुराना हट गया, नया आ गया, बट पुराना किसके पास आ गया, न्यू साइज के पास। तो अब जो पुराना था उसमें ये वाली साइज और जोड़ दो जो अभी आई है,
तो न्यू साइज प्लस इक्वल टू ना, तो पहले वाली साइज प्लस नई साइज, ये नई साइज आ गई। अब आपको उस स्ट्रक्चर को उस पॉइंटर को रीएलोकेट करना है, उस पॉइंटर को रीएलोकेट करना है, तो हमने लिखा रीएलोकेटिंग मेमोरी। तो हमने लिखा रिलॉक, किसको रिलॉक करना है, किसको रिलॉक करना है, पॉइंटर को। पॉइंटर का नाम क्या, पी एंड न्यू साइज। कितनी साइज, हमने क्या दे दिया, न्यू साइज। यहाँ भी साइज ही देनी है, तो एग्जैक्टली जब आप नई साइज देंगे तो होल साइज इंक्लूड करके देना है, जो भी टोटल साइज है। अब जितना इसके पास है वो तो रहेगा ही, जो रिमेनिंग साइज बच रही है वो गार्बेज रहेगी उनमें, ठीक है। रिमेनिंग एक्स्ट्रा विल बी फिल्ड विथ गार्बेज, ये गार्बेज से फिल्ड है, गार्बेज से क्या रहेंगे, फिल्ड। अब उनको आपको यूजर से इनपुट कराना है नया नंबर और फिर से देखना है। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटर, या हमने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू हमने लिया वापस से। अब यहाँ पे ये बात है कि हम i शुरू कहाँ से करें, ठीक है, क्योंकि पहले से जो डेटा है वो डेटा तो है ही मेरे पास, उसके आगे इनपुट कराना मुझे, उसके आगे इनपुट कराना है। तो जो पहले से डेटा है वो नंबर ऑफ नम में थे, जो कि हट चुका है अब। तो एक दिक्कत आएगी भाई, क्योंकि हमें वहां से लूप चलाना है, जो इनपुट लेना है वो शुरू से नहीं लेना है, इनपुट लेना है जितने इनपुट हो चुके थे उसके बाद से, उसके बाद से इनपुट लेना था। तो यहाँ पर अगर हम नहीं भी लें, हमने यहाँ पे देखिए i इक्वल टू शुरू से सेट नहीं किया, तो i को हमने खाली छोड़ दिया। फॉर में ये भी एक सिंटेक्स है, अगर आप स्टार्टिंग नहीं देना चाहते तो स्टार्टिंग नहीं देंगे तो i कहाँ से होगा, ये देखिए क्या होगा, i जहाँ पर लास्ट टाइम लूप रुका था, ये जो हमने आउटपुट लूप चलाया था, वहाँ i प्लस प्लस होके जहाँ तक भी i गया होगा वहीं पे i स्टिक होगा, क्योंकि उसके बाद i की वैल्यू बदली नहीं। तो मैंने कहा i जहाँ पर वहीं रहने दो, बस यहाँ लगा दिए i लेस देन, कहाँ तक चलाना है आपको, न्यू साइज तक, i लेस देन न्यू साइज तक i प्लस प्लस। तो ये इनपुट लेना है कहाँ से, जहां तक आप प्रिंट कर चुके हैं ना ऊपर, इसके आगे से। तो i तो वहां तक है, 2 तक 3 तक, क्योंकि हमने ऊपर लूप में यूज किया हुआ है। तो अब हमने लिखा printf वापस से इंटर डेटा, इस बार इंटर नंबर लिखा था, इंटर डेटा कर दिया, और हमने लिख दिया scanf %d, और यहाँ वही लिखेंगे p प्लस i, स्कैन कर लिया। तो ये जो जितने भी हमने नया यूजर से कहा 2 नंबर 4 नंबर, केवल उतने ही नंबर ये क्या करेगा, इनपुट कराएगा। अब मुझे सारे नंबर प्रिंट करने हैं, प्रिंट ऑल नंबर्स, printf now the total numbers are। अब शुरू से प्रिंट करना है, अब शुरू से प्रिंट करना है, तो मैंने कहा फॉर i इक्वल टू कहाँ से, 0 से, i लेस देन कहाँ तक, अब न्यू साइज तक, एंड i प्लस प्लस, और मैंने printf कर लिया, %d किया, /n किया, और यहाँ कंटेंट ऑफ p प्लस i कर लिया। चलिए इसे रन करके एक बार देखते हैं, और फिर कुछ इशू हुआ तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहली बार 3 नंबर इनपुट कराए, देखिए, तो मेमोरी लोकेटेड कैलॉग से किया था, तो 3 के लिए 0 0 आ रहा, अभी पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा। यू हैव गिवन फॉलोइंग नंबर, ये 3 नंबर आ चुके हैं। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इनपुट मोर। अब देखिए यहाँ पे इनपुट के लिए इसने वेट नहीं किया, क्योंकि हमने गेट char लगाया, और गेट char इनपुट के बाद, इंटीजर इनपुट के बाद दिक्कत देता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, f फ्लश, ठीक है। इनपुट करने से पहले डू यू वांट टू इनपुट, हमने क्या लिखा, f फ्लश std in। फिर से इस प्रोग्राम को रन किया, और हमने फिर 3 नंबर कहे, 3 नंबर हमने दे दिए। ये देखिए तीनों नंबर आए, 10 20 और 30, 10 20 और 30 आ गया। डू यू वांट टू इनपुट मोर, हमने कर दिया y, यस। तो जैसे यस किया, कह रहा हाउ मैनी नंबर, कितने नंबर और, मैंने कहा 2 नंबर और। तो देखिए 2 नंबर और मांग रहा, मैंने 100 दे दिया, और क्या दे दिया, 200। अब देखिए टोटल नंबर क्या दिखा रहा है, 10 20 30 100 एंड 200। मैंने कोई अलग से एरे नहीं बनाया, अलग से कोई और मेमोरी नहीं ली, सब कुछ p में ही जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सपेंड कर पा रहे हैं, मेमोरी को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। तो मेरा सिंटेक्स क्या बना इसका, जब भी आप रिलॉग करेंगे तो हमें लिखना होगा रिलॉग, यहाँ पे पहले आर्गुमेंट में मुझे पॉइंटर लिखना होगा, और दूसरे आर्गुमेंट में मुझे क्या लिखना होगा, न्यू साइज, जो भी नई साइज आप कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल
ये रहा इसका एग्जांपल। चौथा फंक्शन है फ्री। ये चार फंक्शन बहुत काम के हैं, हर जगह इनका काम होगा जहां भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात होगी सी में। कौन कौन से? मैलॉक, कैलॉग, रिलॉक एंड फ्री। फ्री का काम देखिए, दिस इज यूज्ड टू रिलीज द एलोकेटेड मेमोरी फ्रॉम पॉइंटर। पॉइंटर को जो एलोकेट मेमोरी की गई है उसे रिलीज कर देना। रिलीज करने का टेक्निकल मतलब ये है कि जो मेमोरी अभी एक पॉइंटर को यूज में आ रही थी, अब जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक उस पॉइंटर को ही रिजर्व रहेगी, लेकिन बीच में आपको लगता है ये पॉइंटर्स मेमोरी को छोड़ दे ताकि कोई दूसरा वेरिएबल या दूसरा पॉइंटर हम कोई और एलोकेट कर रहे हैं वो उसी मेमोरी को एक्सेस कर ले, तो हम क्या करेंगे? फ्री। वी कैन रिलीज द मेमोरी as soon as our process, ये our task get completed। जैसे हमारा टास्क कंप्लीट होगा हम क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। when we release the memory, the same block will be reused by some other variable or other pointers। अगर हम डायनेमिकली यूज कर रहे हैं तो कोई भी अदर वेरिएबल, एरे और पॉइंटर, अदर वेरिएबल और एरे और अदर पॉइंटर। तो अगर हमने बीच में मेमोरी रिलीज कर दी तो आपकी मेमोरी काफ़ी बचेगी। इस तरह से आप कम मेमोरी में ज़्यादा प्रोग्राम चला सकते हैं, कम मेमोरी में ज़्यादा प्रोसेस चलानी है तो इस तरह से आप काम करिए, जो जो प्रोसेस होती रह जाए उनकी मेमोरी भी फ्री करते जाइए। दिस वे we can make the memory effective application, because if we do not release memory, compiler ऐसा कर सकते हैं, it will be released when the function get finished। ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं होगी, रिलीज होगी लेकिन कब? वेट करेगा जब तक फंक्शन फिनिश नहीं हो जाता, तब तक ये रहेगा। लेकिन बट यूजिंग द फ्री फंक्शन वी कैन डू इट एनी टाइम। आपको वेट ना करना पड़े फंक्शन खत्म करने का, पहले ही मेमोरी का आपको रिलीज कर देना है। तो आप क्या यूज करेंगे? फ्री। सिंटेक्स सिर्फ सिंपल सा है, आपको सिंटेक्स में लिखना है फ्री, आपको केवल लिखना फ्री एंड पॉइंटर का नेम, फ्री एंड उस पॉइंटर का नाम जिसकी मेमोरी आप क्या करना चाह रहे हैं? फ्री करना चाह रहे हैं। तो देखिए अब एक दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं, दो एलोकेशन देखते हैं विदाउट फ्री और विथ फ्री। तो पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम 1, विदाउट रिलीजिंग मेमोरी ऐसा कहते हैं इसको। तो विदाउट रिलीजिंग मेमोरी, यहाँ पे देखिए हमने मेन प्रोग्राम बनाया, हमने यहाँ पर एक पॉइंटर इंटीजर p ले लिया और इंटीजर क्या ले लिया? q। देखते जाइएगा ध्यान से दोनों को। हमने लिखा यहाँ पर p इक्वल टू इंट पॉइंटर, हमें केवल देखना है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कैलॉग। यहाँ पर हमने लिख दिया 10 मेमोरी इसको चाहिए, 10 बाइट्स की, और ये 5 नंबर्स के लिए ले लेते हैं, सॉरी 5 एलिमेंट के लिए साइज ऑफ इंट की मेमोरी चाहिए, किसको? p को। और अब हमने लिखा एक इंटीजर i भी ले लेता, हमने लिख दिया printf memory blocks allocated to p। दिखाना चाहते हैं कौन कौन से मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किए गए। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। और हमने यहाँ पे लिखा printf परसेंटेज
डी एंड परसेंटेज यू, वैल्यू और मेमोरी दोनों दिखा रहे हैं हम। तो कंटेंट ऑफ पी प्लस आई एंड पी प्लस आई, पी प्लस आई, ठीक है। फिर हमने यही चीज लिखी क्यू इक्वल टू एंड पॉइंटर। जब एक का काम हुआ दूसरे को मेमोरी में देने जा रहा हूँ कैलॉग, और फिर हमने लिख दिया 5, इसको ही 5 बफर ही दे रहे हैं, साइज ऑफ हमने कर दिया इंटीजर। फिर यही लाइन हमने लिखी कंट्रोल सी, लेकिन इस बार हमने ये पी के लिए नहीं, किसके लिए निकाली, क्यू के लिए, टू क्यू, और हमने यहाँ पर क्यू प्लस आई कर दिया दोनों जगह। हम क्या दिखाना चाहते हैं वो देखिएगा, हमने एक मेमोरी ब्लॉक दिया है पी को, पी का काम खत्म हुआ, फिर हमने क्यू बनाया। अब क्योंकि हमारा फंक्शन खत्म नहीं हुआ अभी, तो जो पी को ब्लॉक दिया गया है वो अभी रिलीज नहीं होगा, मतलब क्यू को एक नया दूसरा ब्लॉक देगा, न्यू मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। न्यू मतलब अनदर, अनदर मेमोरी ब्लॉक विल बी एलोकेटेड। पी वाला उठा के नहीं देगा भाई, नहीं तो पी का डेटा चला जाएगा, तो एक नया ब्लॉक देगा। ये देखते हैं कैसे। स्लैश एन भी लगा दूं तो रीडेबिलिटी थोड़ी सी बेहतरीन हो जाएगी, तो इसको मैंने लिखा स्लैश एन, और यहाँ भी हमने लिख दिया स्लैश एन। मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखिए यहाँ पर एलोकेट हुआ है लास्ट वाले, देखिए 864, फिर 868, 872, 876 और 880 तक, ठीक है, एलोकेट हुआ। और जब हमने इसको एलोकेट किया तो ये अलग मेमोरी ब्लॉक आया, कहाँ से आया, 96, 896, फिर 900, 904, मतलब ये ब्लॉक का एड्रेस अलग है और इस ब्लॉक का एड्रेस अलग है, क्योंकि भाई जब तक फंक्शन रिलीज नहीं करेगा, जब तक फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये जो ब्लॉक पी पर लोकेटेड है वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। अब हम इसी चीज को फोर्सली करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी पी का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट है, पी को का काम खत्म होने के बाद यही ब्लॉक क्यू को मिल जाए, ठीक है, रीयूज हो जाए वो ब्लॉक। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, फ्री करना होगा मेमोरी को। तो हम पहले एग्जांपल 1 देख रहे हैं, क्या था एग्जांपल, विदाउट यूजिंग फ्री हमने देखा। अब एग्जांपल 2 देख रहे हैं, विथ या रिलीजिंग मेमोरी। एग्जांपल प्रोग्राम का नाम कर दिया 2 रिलीजिंग मेमोरी। मैंने थोड़ी सी केवल एक चीज यहाँ पर ऐड कर दी, पी को मेमोरी एलोकेट करने से पहले, सॉरी क्यू को मेमोरी एलोकेट करने से पहले मैंने फ्री कर दिया किसको, पी को। तो जो भी पी को मेमोरी एलोकेट की गई थी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड टू पी, allocated to P will be released, ठीक है, रिलीज हो गया। अब रिलीज हो गया तो Q को वही चीज मिल जाएगी, तो यहाँ पे हमने लिखा सेम मेमोरी ब्लॉक, सेम मतलब जो P ने रिलीज की है, रिलीज्ड बाय P will be allocated to Q। तो इस तरह से आप इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं। आपको दूसरा कंप्यूटर के पास अगर कम मेमोरी है तो आप फोर्स नहीं कर रहे उसे कि नहीं मुझे और मेमोरी दो, आपको जो मेमोरी मिली वही मेमोरी आप फ्री करके किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्यू के लिए। तो अब देखिएगा, इस बार मैंने रन किया, पहला है 104 से लेके 120, और जब ये क्यू के लिए लोकेट करा तो वही देखिए मैंने फ्री कर दी, तो यही मेमोरी ब्लॉक 104 से 120 तक, 104 से 120 तक किसको मिल गया है, क्यू को। तो एक ही मेमोरी ब्लॉक में आपने पी का काम किया, फिर उसी पे आपने क्यू का काम किया, क्यू का भी काम खत्म हुआ तो इसको भी रिलीज कीजिए। फिर इसी पे आप कोई 1-2 वेरिएबल भी बना सकते हैं, अगर नॉर्मल एबीसीडी बने हुए वेरिएबल, पॉइंटर नहीं भी बना हुआ है तो आप इसको अगर क्यू को फ्री करेंगे, उसके बाद कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो किसको मिलता चला जाएगा, अदर वेरिएबल को। बट ये क्योंकि डायनेमिकली एलोकेट हो रहे हैं रन टाइम पर, इसलिए ये पॉइंटर के साथ ही बेटर काम करेंगे, क्योंकि फ्री कर दिया और ये रन टाइम पे फ्री हो रहा, और ये भी का क्या बन रहा रन टाइम पे। बट अगर ये वेरिएबल होता, स्टैटिक इंट ए बना देता, तो ये वेट नहीं करता मेमोरी फ्री होना, वो पहले ही अपनी मेमोरी रिजर्व कर लेता, तो ये इशू आता वहां। सो दैट्स व्हाई ऑल द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी परफॉर्म विद द पॉइंटर्स ओनली, ये केवल पॉइंटर के साथ काम करते हैं। तो ठीक है, तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमने फिनिश किया, कौन सा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हालांकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक चीज और होता है, इसके लिए हम चाह रहे थे बताना लिंक्ड लिस्ट।
लेकिन उसे आप डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए समझाने के लिए इतना कंप्लीट काफी है। इससे आपको पूरा आइडिया लग गया होगा किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं।